चलो ध्यान दो, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको 3 वीडियो में पूरा बायोलॉजी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। जिसमें से पहला क्वेश्चन है किण्वन किसे कहते हैं, इसका समीकरण लिखे। क्वेश्चन मिलेगा आपको किण्वन किसे कहते हैं, इसका समीकरण लिखे। देखो किण्वन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन पूछेगा किण्वन कैसा अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। बात समझ गए, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं, किण्वन की क्रिया में। दूसरा क्वेश्चन है रक्त के 2 कार्य लिखे। दूसरा क्वेश्चन है रक्त के 2 कार्य लिखे। पहला काम है रक्त का, देखो क्वेश्चन बना करके बोर्ड में कैसे लिखना है। रक्त के 2 कार्य निम्न है। पहला है पोषक पदार्थों के परिवहन। पहला क्या है, पोषक पदार्थ के परिवहन। दूसरा क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में, शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन। रक्त का 2 काम क्या क्या है सो समझ लेते हैं। पहला काम है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। रक्त का पहला काम है पोषक पदार्थों के परिवहन करना है। दूसरा काम है शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन करना है। बात समझ गए। मानव के शरीर में जितना भी कोशिका है सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ते हैं। मानव के शरीर में जितना भी कोशिका है सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ते हैं। बात समझ गए। रक्त का मतलब खून होता है। खून जो है, खून के माध्यम से जितना भी पोषक तत्व होते हैं ना, मानव भोजन करते हैं, भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व जो है ब्लड के माध्यम से ही शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। मानव शरीर में जितना भी कोशिका है सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होते हैं। पहला क्वेश्चन समझ गए। रक्त के 2 काम, रक्त के 2 काम है। पहला है पोषक पदार्थों के परिवहन, पहला काम है पोषक पदार्थों के परिवहन, और दूसरा काम है शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन। बात समझ गए। मानव के शरीर कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक कोशिका को किसकी जरूरत होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होता है। तो ऑक्सीजन जो है ब्लड के माध्यम से शरीर के जितना भी कोशिका है सभी तक पहुंचता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वायवीय शोषण। देख लो क्वेश्चन, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आपको बोर्ड परीक्षा में ये सब क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखे। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखे। वायवीय शोषण क्वेश्चन बनाकर कैसे लिखना है। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले हम वायवीय शोषण के बारे में जान लेते हैं। पहला बात है इसमें, यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। बात समझ गए। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। दूसरा बात है इस शोषण में ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इस शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। CO2 एवं जल का निर्माण होता है। इस शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। तीसरा देखो, वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। वायवीय शोषण का पहला चरण है कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा चरण है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों काम जो है वायवीय शोषण में पूरा होता है। चौथी बात है वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होगा लेकिन अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होगा। वायवीय समझ लिए थे, अवायवीय समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चन बनाया हुआ है, याद करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। देखो अवायवीय शोषण क्या होता है।
सिंपल बात है, वायवीय का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा और अवायवीय का मतलब हुआ जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगा। श्वसन का मतलब तो श्वसन जानबे करते हैं सब। पहला देखो इसमें अवायवीय श्वसन में पहला बात है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया होता है, यानी कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होते हैं, लेकिन वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होते हैं। दूसरा बात है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक मतलब कम, बस में उसमें ज्यादा हो रहा था, इसमें कम हो रहा है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्लास में भी हम बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे। तीसरा बात है, अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथी बात है, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होते हैं। अवायवीय श्वसन की पूरा काम किसमें संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। अब देखो, अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होते हैं, उसमें ज्यादा हो रहा था, इसमें कम हो रहा है। इसमें जो है अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होगा और उसमें जो है वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होते थे ना। अब देख, इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, श्वसन एवं स्वच्छवास में क्या अंतर है? श्वसन एवं स्वच्छवास में क्या अंतर है? पहला बात देखो, श्वसन कहते किसको है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। बात समझ गए? मानव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होते हैं। ठीक, अब देखो, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ गए? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2, H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला देखो, ये तो श्वसन था। अब हम स्वच्छवास किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं। स्वच्छवास किसको कहते हैं समझ लेते हैं। मनुष्य में श्वास लेने तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया को स्वच्छवास कहा जाता है। मनुष्य जो श्वसन की क्रिया करते हैं, इसमें सांस लेने और सांस छोड़ना ये क्या कहलाता है? स्वच्छवास। सांस लेना और सांस छोड़ना ही स्वच्छवास कहलाता है। सिंपल बात है, मनुष्य में श्वसन लेना तथा सांस लेना तथा सांस छोड़ना ये क्या कहलाता है? स्वच्छवास कहलाता है। समझ गए? अगला बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है, देख लो। अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैप होने लगता है, क्यों? क्वेश्चन आपको क्रैप जगह दर्द भी कह देगा। बात समझ गए? मानो अत्यधिक कोई खिलाड़ी अगर खेल लेता है या अत्यधिक कोई दौड़ लेता है तो शरीर में जो है अनेक जगह दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? बात समझ गए? तो क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैप होने लगता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन तथा पानी का अभाव हो जाता है। सही बात है। कोई व्यक्ति मानो दौड़ना स्टार्ट करता है, जब व्यक्ति दौड़ता है तो उसको अत्यधिक श्वसन की जरूरत होते हैं। जब मुख ये नासिका में अगर उतना नहीं कर पाता है, श्वसन को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति मुंह खोल देता है और मुंह से भी श्वसन की क्रिया करना स्टार्ट कर देता है। तो वह कर है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन और पानी दोनों का अभाव हो जाता है। बात समझ गए? मानो खूब कोई काम अगर करता है तो शरीर में जो है ना ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ता है, उतना नहीं मिल पाता है। और बाद क्या होता है, पसीना चलने लगता है, ऑटोमेटिक पानी का जो है डिमांड हो जाता है शरीर में बहुत ज्यादा, जो नहीं हो पाता है। अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन तथा पानी दोनों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है, जिससे पाइरुवेट
का विघटन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है, जिससे पायरुवेट का विघटन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। इसके कारण मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होते हैं। बात समझ गए? जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होते हैं तथा शरीर में क्रैप होने लगता है, जगह जगह पर दर्द होने लगता है। समझ गए? अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन और किसकी, पानी की अभाव हो जाते हैं, जिससे पायरुवेट का विघटन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। इसके कारण मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होते हैं तथा शरीर में क्रैप होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे रक्त में, रक्त का मतलब खून होता है, तो हमारे रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन होते हैं और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है ना। तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हमारे रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ गए? ये क्वेश्चन मानो 2 नंबर में पूछा था। 2 नंबर में बताओ, इतना आसान क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक, अगला बात समझते हैं। देखो, क्वेश्चन तो आपको इतना इंपॉर्टेंट वाला करवा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बायोलॉजी में इस सेंट्रल एग्जाम में भी बना था क्वेश्चन, किसी को ऐसा नहीं हुआ जो नहीं बना था। बस में हम भी क्वेश्चन देखे हैं, आसान ही क्वेश्चन था, बना भी था, बायोलॉजी ईयर का सब क्वेश्चन बना था। बात समझ गए? बोर्ड परीक्षा में भी दिक्कत नहीं होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें करा 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है, समझ लेते हैं। देखो जाइलम होता क्या, पहले जाइलम के बारे में जानते हैं, फिर फ्लोएम के बारे में जान लेते हैं। इसकी कोशिका जो है ना मरे हुए होते हैं, जाइलम की कोशिका मरे हुए होते हैं, लेकिन देखो इसकी कोशिका जीवित होते हैं। किसकी कोशिका? फ्लोएम की कोशिका। जाइलम की कोशिका मरे होते हैं लेकिन फ्लोएम की कोशिका जीवित होते हैं। दूसरा बात देखो, यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान भेजने का काम करता है। कौन? जाइलम। समझ गए? जाइलम उत्तक का काम है कि जल और घुलित खनिज जो भी होते हैं सबको पौधे के सभी भाग तक पहुंचाना। और इसमें देखो यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका स्थानांतरण कौन करते हैं? फ्लोएम उत्तक। बात समझ गए? तीसरा बात है, इसमें जल एक घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। सही बात है, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव जो होता है ना ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इसमें देखो इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों दिशाओं में परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक का काम है कि खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं ऊपर भी भेजता है और नीचे भी भेजता है, लेकिन इसमें जल और घुलित खनिज जो भी होते हैं उसको ओनली फॉर कहां भेजते हैं? ऊपर ही भेजते हैं। किस उत्तक में? जाइलम उत्तक में। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में किसकी उत्तक मरे हुए होते हैं, तो आंसर होगा जाइलम उत्तक। निम्न में किसकी मृतक ये किसकी कोशिका जीवित होते हैं, तो आंसर होगा फ्लोएम उत्तक। ऑब्जेक्टिव इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको। समझ गए? पौधे में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। समझ लिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, सब बात भूल जाएगा तो इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे। अगर भूल जाएंगे, क्वेश्चन पूछ देगा आपको जाइलम उत्तक का क्या काम है, जाइलम उत्तक का क्या काम है। तो जो से जड़, जो से जल ने, जो से जाइलम, जो से जड़, जो से जल, यानी कि जाइलम उत्तक का काम है जड़ से जल को लेकर पौधे के सभी भाग तक पहुंचाना। बात समझ गए? अगला बात,
क्वेश्चन है इसमें, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में क्या अंतर है, लिखे। वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में क्या अंतर है, लिखे। वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं पहले समझ लेते हैं। पौधे के वायवीय भागों से, पौधे के वायवीय भागों से जल को रंध्र, अंग्रेजी में इसको रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं न, रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन अर्थात निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। समझ लेते हैं, पौधे के वायवीय भागों से जल रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। समझ गए। अच्छी बताओ, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण न। अच्छा बताओ, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। वही बात पूछा है, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। देखो, और इसमें दूगो बात था, स्थानांतरण किसको कहते हैं, स्थानांतरण पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने और जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। सिंपल बात है, समझ लेते हैं। पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों को जलीय घोल के आने और जाने को ही क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। बात समझ गए। अगली बात है, देखो क्वेश्चन कर रहा है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधा में जो गैस का आदान प्रदान होता है कैसे होता है, 2 नंबर में पूछा। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दिया। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा होता है। सही बात है, देखो यही बात, पौधे में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाले क्या होते हैं,